कैसे हो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू एम फाउंडेशन। तो आपके गौतम सर फिर से लेके आ चुके हैं आप सबके लिए वन शॉट वीडियो ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। इस वीडियो में बच्चों हम लोग फर्स्ट यूनिट वर्क पावर एनर्जी की कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग बेसिकली वर्क एंड पावर एंड एनर्जी की पूरी फर्स्ट यूनिट को देखेंगे। इस वीडियो के बाद आप वर्क पावर एनर्जी की फर्स्ट यूनिट एकदम कंप्लीटली एंड सिंपल मैनर में समझ जाओगे। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर कर पाए ताकि वो भी अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर पाए। तो चलिए किसी बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें वर्क पावर एनर्जी में समझना है वर्क को। सबसे पहले किसको समझना है बेटा? वर्क को। ओके, तो सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं वर्क होता क्या है, व्हाट इज वर्क। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि वर्क का मतलब आप क्या समझते हो, बताओ। अगर मैं पूछूं बेटा आप वर्क का मतलब, अच्छा वर्क का मतलब हम लोग समझते हैं काम, वर्क का मतलब हम लोग समझते हैं काम, वर्क का मतलब तो सीधा सीधा हम लोग समझते हैं काम, काम समझते हैं। लेकिन फिजिक्स में वर्क का मतलब काम नहीं होता बेटा। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैंने बोला कि बेटा आपको फॉर एग्जांपल आपको अपनी किताब एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखनी है, ठीक है, और इसी को बार बार करना है, तो आप बोलोगे सर मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपनी किताब को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख रहा हूँ। ठीक, तो क्या यहाँ पे आप वर्क कर रहे हो? अकॉर्डिंग टू यू आप वर्क कर रहे हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या आप वर्क कर रहे हो, ये हमको पता चलेगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, फिजिक्स में वर्क का मतलब वो नहीं होता बेटा जो आप लोग समझते हो। ठीक है बच्चा, फिजिक्स में वर्क का मतलब होता है कि जब हम कुछ भी फोर्स अप्लाई करें, जब हम कोई भी फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने पे जिस भी चीज पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव हो जाए, फोर्स की डायरेक्शन में मूव हो जाए। ठीक है, तो तब हम बोलेंगे कि हम वर्क किए। क्या मैंने बोला? फिजिक्स में वर्क तभी होगा, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली एंड ओनली व्हेन you applied force, and on applying force on any object the object moves in the direction of force. It is very important that कि हमने जो फोर्स लगाया बेटा, फोर्स का डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट मूव जिस डायरेक्शन में कर रहा है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन बेटा और ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो हम बोलेंगे बेटा कि हमारा वर्क डन हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में देख लीजिए बेटा, इस एग्जांपल में फर्स्ट वाला एग्जांपल देखा जाए। चलिए इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जो पर्सन है वो एक ब्लॉक को ढकेल रहा है, तो इसने इस साइड फोर्स लगाया, इधर इसके फोर्स का डायरेक्शन किधर है? इस साइड है ना, इसके फोर्स का डायरेक्शन किधर है बेटा? इस साइड। ठीक, और ब्लॉक भी उसी साइड मूव होगा। ठीक, तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? हमारा वर्क डन हुआ। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, एग्जांपल टू देख लेते हैं। अब एग्जांपल 2 में बेटा ये लड़की जो है वो वॉल को पुश कर रही है। क्या कर रही है? वॉल को पुश कर रही है। तो यहाँ पे इसके फोर्स का डायरेक्शन किधर है? इधर इसके फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक, क्या वॉल इस फोर्स के डायरेक्शन में मूव हो रही है? क्या यहाँ पे वॉल फोर्स के डायरेक्शन में मूव हो रही है? देखो इसने पुश किया लेकिन वॉल मूव नहीं हुई। क्यों? हम कभी वॉल को अगर पुश करेंगे बेटा तो क्या वो मूव होगी? नहीं होगी ना। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है प्लस, ना तो वो फोर्स की डायरेक्शन में ना तो अपोजिट में। तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा फोर्स लगाने पे, वहां पे आप वर्क नहीं कर रहे हो। ठीक, चलो समझ में आ गया। फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है बेटा? जल्दी से बता दो। फिजिक्स में वर्क का मतलब होता है जब हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने पे वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में मूव हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि हम वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि जब हम वर्क करते हैं बेटा, तो उस वर्क में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जब आप काम करते हो, जब भी आप कोई काम करते हो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, इन टर्म्स ऑफ रियल लाइफ, तो उस काम के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उस वर्क को ज्यादा बेटर से परफॉर्म कर पाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास दो केस है, एक केस 1 ये है हमारा केस 1 और ये है हमारा केस 2। ठीक है, केस 1 केस 2। अब केस 1 में दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, पर्सन ए एंड पर्सन बी, पर्सन ए और पर्सन बी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं, दोनों ही फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इस साइड, दोनों के फोर्स का डायरेक्शन है बेटा इस साइड, इसका भी फोर्स का डायरेक्शन उसी साइड है। बट जो पर्सन ए का जो ब्लॉक है वो यहां से लेके यहां तक ही डिस्टेंस को कवर किया, ठीक है, स्मॉल डी डिस्टेंस को। ठीक, लेकिन जो पर्सन बी का ब्लॉक है, जो पर्सन बी वाला ब्लॉक है, उसने भी, अच्छा यहाँ पे पर्सन बी ने भी सेम फोर्स लगाया था, लेकिन इसका जो ब्लॉक था वो ज्यादा डिस्टेंस कवर किया था। क्या किया था? ज्यादा डिस्टेंस कवर किया था। ठीक, तो अगर मैं पूछूं बेटा कि इन दोनों में से किसने ज्यादा वर्क किया, इन दोनों में से किसने ज्यादा वर्क किया, तो आप किसको बोलोगे? आपका आंसर सिंपली क्या होगा बेटा कि सर यहाँ पे पर्सन बी ने ज्यादा वर्क किया। ठीक है, यहाँ पे पर्सन बी ने ज्यादा वर्क किया। ठीक, तो यहाँ पे पर्सन बी डू मोर वर्क। ठीक, अब केस 2 में आते हैं बेटा। अब केस 2 में बेटा इन दोनों का फोर्स अलग है, इसका फोर्स अलग है और इसका फोर्स अलग है। यहां पे देखो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, बी वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ए वाला वीक है, हल्का सा ए वीक है और बी स्ट्रॉन्ग है, तो बी ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं और ए कम फोर्स लगा रहा है। ठीक, लेकिन इनकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई फोर्स लगाने पे, जो बॉक्स मूव हुआ, वो दोनों का सेम है। ठीक, यहाँ पे फोर्स इसका ज्यादा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं एफ बी एफ ए, और एफ बी जो है बेटा, जो फोर्स बी लगा रहा है बॉक्स पे, वो ज्यादा है जितना फोर्स ए लगा रहा है बॉक्स पे। ठीक, अब इस कंडीशन में बताइए बेटा कि किसका वर्क ज्यादा होगा। इस कंडीशन में बताओ किसका वर्क ज्यादा होगा, सोच के देखो। यहाँ पे वर्क ज्यादा था ए का, क्योंकि उसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट की थी। यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे फोर्स दोनों का अलग है, क्योंकि ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी बी ही का वर्क ज्यादा होगा। ठीक है, तो बी यहाँ पे भी बी डू मोर वर्क। ठीक है, चलो, तो वर्क बेटा देखो डिपेंड करता है दो चीज पे। बेसिकली वर्क किस पे डिपेंड करता है? दो चीज पे। पहला होता है फोर्स, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या मेरे पास में स्लाइड है, ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो वर्क डिपेंड करता है दो चीज पे। पहला होता है फोर्स, जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। दूसरा होता है उस फोर्स के अप्लाई होने के बाद जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ठीक, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीज मैटर करता है वर्क के लिए। अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, तो वर्क ज्यादा होगा। समझ में आया? अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, तो वर्क ज्यादा होगा। चलो नेक्स्ट क्वांटिटी पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। हमने वर्क डन समझा, हमने समझा कि वर्क डन किस पे डिपेंड करता है। अब चलिए फाइंड आउट करते हैं वर्क डन का एक्सप्रेशन। ठीक है, मान लो अगर वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो आप कैसे करोगे? आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए ना। ठीक है, तो वी कैन फाइंड वर्क डन बाय फाइंडिंग द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है मैं समझाता हूं। देखो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि वर्क डन तभी होता है जब फोर्स लगाने पे
ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, अब अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आपको फोर्स चाहिए जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। आपके पास एक पहला ऑप्शन है, ये क्या मैंने बोला बेटा, फोर्स चाहिए जो कि डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, या फिर इसका उल्टा आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए जो कि फोर्स की डायरेक्शन में हो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देता हूं, इस वाले को समझिए कि यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं वर्क डन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को देखो, इस एग्जांपल को देखो, समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पे इस एग्जांपल को कंसीडर करो, यहाँ पे एक इंक्लाइन है। ठीक है, एक इंक्लाइन पे ये जो पर्सन है, पर्सन ए, इसने ये पूरा फिजिक्स हम लोग को पढ़ा रहा है, यही हमको हेल्प कर रहा है फिजिक्स पढ़ाने में। तो यहाँ पे जो पर्सन ए है बेटा, वो बॉक्स को पुश कर रहा है। ठीक है, अब ये जो फोर्स लगाएगा, ये जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी बताओ? फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, बॉक्स पे ना, बॉक्स पे लगा रहा है, बॉक्स पे फोर्स की डायरेक्शन तो ये ऐसे लगा रहा होगा, लगा रहा होगा ना, फोर्स की डायरेक्शन इस तरह लगा रही होगी। ठीक, लेकिन ये जो बॉक्स है इसका डिस्प्लेसमेंट वो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और जो बॉक्स है वो डिस्प्लेस कर रहा है इंक्लाइन डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। ठीक है, जब भी हमको फाइंड आउट करना है वर्क डन, जब भी हमको वर्क डन फाइंड आउट करना है बेटा, तो हम हमेशा दो ही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या दो चीज इंपॉर्टेंट है? एक तो हमें चाहिए फोर्स और दूसरा चाहिए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक हमें चाहिए फोर्स, दूसरा चाहिए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दो चीज चाहिए। अब देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीज चाहिए। अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्या मतलब कि जैसे इस एग्जांपल में फोर्स का डायरेक्शन है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है इस तरफ, तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन के लिए इस डिस्प्लेसमेंट को नहीं यूज कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है, और ना तो इस फोर्स को यूज सकते हैं क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो हमको वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को एक डायरेक्शन में लाना होगा, या तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हम कैलकुलेट कर ले, या तो डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम इस फोर्स का वर्टिकल इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट को फाइंड आउट कर लें, तो हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो जैसे फॉर एग्जांपल एक हम फिगर बना लेते हैं, ये मेरा फोर्स था, ये मेरा फोर्स था, इधर है डिस्प्लेसमेंट, इधर है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है कितना? थीटा। क्या एंगल बन रहा है बेटा? थीटा। अगर हम इसी को एक्सटेंड कर दें कुछ इस तरफ और ये इधर से 90 डिग्री कर दें, ठीक, तो अच्छा चलो इसकी नेमिंग भी कर लेते हैं प्यारे से। इसको पॉइंट दे देते हैं O, इसको देते हैं पॉइंट A दे देते हैं, इसको पॉइंट B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं, इसको D दे देते हैं। चलो अब जरा देख लेते हैं। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना? ओके, चलो अब थोड़ा एक बात समझो बेटा कि अगर हम ट्रायंगल, अगर हम DO को फाइंड आउट कर लें, जो DO है वो डायरेक्शन है किसके? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। जो DO है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है ना? देखो DO जा रहा है OB की डायरेक्शन में, तो अगर हम DO को फाइंड आउट कर लें तो अगर हम DO को फाइंड आउट कर ले तो हमको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CDO, ठीक है, इन ट्रायंगल CDO cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम बात करें बेस की, तो यहाँ पे बेस क्या है बेटा? देखो यहाँ पे बेस है DO,
तो डीओ अपॉन हाइपोटेनस क्या है, सीडी, सीओ है, सॉरी सीओ, ठीक है। अगर हम यहां से डीओ की वैल्यू निकालना चाहें तो डीओ इक्वल टू क्या आ जाएगा, डीओ इक्वल टू आ जाएगा cos थीटा, डीओ इक्वल टू cos थीटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है बेटा f, अच्छा cos थीटा सीओ लिखते हैं, पहले सीओ लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट वाली लाइन में cos थीटा f, ठीक है। अब हमको यहाँ पे फोर्स का वो कंपोनेंट मिल गया जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। अब बस हम वर्क डन के फॉर्मूले में इसको पुट करके निकाल सकते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स का हमको मिल चुका है कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, विच इज F cos थीटा, F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट D हो गया। अब इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट कर लेंगे बेटा, और ये cos थीटा वो एंगल है जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का है, ठीक है। जब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फोर्स को फाइंड आउट किया जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। अब नेक्स्ट केस में चलो बेटा फाइंड आउट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। किसको फाइंड आउट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, displacement in direction of force, in direction of force, direction of force। चलो अब इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम हमारा एग्जांपल है। अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें ओ ए बी, ठीक है, और मैं इस ओ ए बी को फिर से बनाता हूं यहाँ पे बी ए ओ, चलो, और यहाँ पे ये थीटा एंगल, इधर मेरा फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इधर था डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा ध्यान दो कि फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट, तो हमको यहां पे डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है OB पे, जो OA है मेरा OA वो फोर्स की डायरेक्शन में है, जो मेरा OA है वो फोर्स की डायरेक्शन में। तो अगर हम OA को फाइंड आउट कर लें तो हम यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो इन ट्रायंगल OAB अगर हम यहाँ पे भी सेम भाई cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है बेटा OA, हाइपोटेनस कितना है डिस्प्लेसमेंट, हाइपोटेनस क्या है OB, हाइपोटेनस है OB। अगर हम OA की बात करें तो OA की वैल्यू तो कुछ नहीं है, इसी को तो फाइंड आउट करना है, और OB की बात करें तो OB की वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से OA निकाल लेते हैं बेटा, OA इक्वल टू कितना हो जाएगा, OA इक्वल टू हो जाएगा D cos थीटा, D cos थीटा। तो हमको मिल चुका है डिस्प्लेसमेंट जो कि फोर्स की डायरेक्शन में है। बस अब वर्क डन के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, वर्क डन के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अब वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो अब इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करें तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ये है, फोर्स का कोई कंपोनेंट, कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का ये वाला जो कंपोनेंट है OA वो फोर्स की डायरेक्शन में है। तो हमारे कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट हम लिखते हैं D cos थीटा, D cos थीटा, ये D है बेटा, ठीक। तो चाहे हम डिस्प्लेसमेंट जो कि फोर्स की डायरेक्शन में फाइंड आउट करें या फिर फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फाइंड आउट करें, दोनों ही टाइम हमारा जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो वर्क डन होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब दो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं तो स्केलर आउटपुट मिलता है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से बेटा। चलो अगर इसको नोट डाउन कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है स्पेशल केस, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो अब यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो
स्पेशल केस में जब ऑब्जेक्ट जिधर फोर्स लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता है, जब ऑब्जेक्ट जिधर फोर्स लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता है, तो जो हमारा वर्क डन होता है बेटा, वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो इधर फोर्स लगा रहा है और इधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, फोर्स भी इधर ही लगा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल? इन दोनों के बीच में है 0 डिग्री का एंगल। कितना? 0 डिग्री का एंगल। तो अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला देखिए, वर्क डन इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। अगर हम इस फॉर्मूला में देखें फोर्स कॉस थीटा, अगर हम इस फॉर्मूला में देखें बेटा, तो फोर्स की वैल्यू जो भी दी हो क्वेश्चन में दे सकते हैं डी, और कॉस थीटा cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? विच इज 1। तो यहाँ पे जो वर्क डन आ जाएगा वो सीधे एफ डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा, वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट केस 1 एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, जब कूली किसी चीज को ऊपर लेके जाता है तो उसका वर्क डन पॉजिटिव होता है। क्या होता है उसका वर्क डन? पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा है वेट, क्या है? ये है मेरा वेट, आपका वेट नहीं, मतलब मेरा बॉडी का वेट नहीं, मेरे पास ये वेट था। ठीक है, अब इस वेट का है 1 kg। ठीक, तो इसमें नीचे की तरफ लग रहा है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा? इसके मास जितना, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज स्मॉल जी। ठीक, अब जरा समझो कि इसमें नीचे की तरफ mg लग रहा है, अगर इसको कूली को ऊपर लेके जाना है तो mg लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा ना। अगर देखो इसमें नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, लग रहा है कितना? इसके मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना। अगर इसको कूली को ऊपर लेना है तो कूली इतना ही एग्जैक्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा ना। तो कूली ने इतना एग्जैक्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगाया। ठीक है, अब फोर्स का डायरेक्शन किधर है? कूली के ऊपर की तरफ, और ये जो वेट है वो मूव किधर हुआ? ऊपर की तरफ मूव हुआ ना, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी किधर है? ऊपर की तरफ। तो एक बात जरूर ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो जब भी कूली किसी चीज को उठाता है सर पे, तो वहां पे उसका वर्क डन पॉजिटिव होता है। क्या होता है बेटा? वर्क डन पॉजिटिव होता है, रियल लाइफ में भी और फिजिक्स के टर्म में भी। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे वर्क डन जो होगा, यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब आप कह सकते हो कि जी कूली जी आपने काम किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब मान लो सेम उसी एग्जांपल में कूली ने वेट उठा लिया, ठीक है, और उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह आ गया, ठीक है, तो कूली का जो फोर्स है वो इधर लगा रहा है, कूली जो फोर्स लगा रहा है अपने सर पे वो इधर लगा रहा है। ठीक है, कितना फोर्स लगा रहा होगा? m इंटू जी, इसके वेट के बराबर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस किधर हुई? इधर हुई ना। तो अगर हम इसको ध्यान दें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला देख लें, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये cos थीटा की वैल्यू अगर हम 90 रख दें, cos थीटा की वैल्यू अगर हम 90 रख दें तो सीधे देखा जाए बेटा cos थीटा 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे मेरा वर्क डन हो जाएगा 0। ठीक है, वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि कूली जब एक जगह से दूसरी जगह सामान रख के मूव करता है तो उसका वर्क डन 0 होता है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। ओके, रियल लाइफ में मत बोलना, बहुत पिटाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होता है बेटा? 0 होता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, अच्छा इसी का सेकंड एग्जांपल है
इसका सेकंड एग्जांपल, अगर हम बात कर ले सर्कुलर मोशन की, लास्ट चैप्टर पढ़ाया था आपको सर्कुलर मोशन, अगर याद नहीं हो तो वीडियो जाके जरूर चेक करिएगा, बहुत मन से पढ़ाया था सर्कुलर मोशन। अब अगर आप सर्कुलर मोशन की बात करो, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट ही देख लो, सैटेलाइट को अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, और जो सैटेलाइट है वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, सैटेलाइट को फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इस सैटेलाइट पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इस सैटेलाइट पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। रीजन क्या है बेटा? क्योंकि जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स और सैटेलाइट का डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और अभी मैंने बताया कि cos 90 की वैल्यू हमेशा आएगी 0, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो पूरा वैल्यू 0 कर देगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में भी सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा कोई वर्क डन नहीं किया जाता सैटेलाइट पे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट करते हैं, कंडीशन फॉर वर्क डन टू बी 0। देखो वर्क डन 0 होने के दो ही कंडीशन है, वर्क डन 0 होने के दो ही कंडीशन है। पहला कंडीशन वो कूली वाला एग्जांपल मैंने बताया कि जब कूली वेट उठा लेता है और उस वेट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, जब कूली वजन उठा लेता है और उस वेट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, आपको याद होगा। अब दूसरा एग्जांपल देख लें। देखो पहला कंडीशन क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है क्या, फोर्स लगाओ लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, फोर्स लगाओ लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाए, ठीक है। इन दोनों ही कंडीशन में बेटा जो वर्क डन होता है वो हमारा 0 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख सकते हैं, व्हेन वर्क डन इज नेगेटिव। ओके, अब तीसरा देख लेते हैं। पहला हमने देखा वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, दूसरा देखा वर्क डन कब 0 होता है, तीसरा देख लेते हैं वर्क डन कब नेगेटिव होता है। व्हेन वर्क डन इज नेगेटिव। देखो वर्क डन नेगेटिव तभी हो सकता है बेटा जब आप फोर्स लगाओ और फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करे, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे पंच मारा, लेकिन मैंने पंच मारा जिसको वो उल्टा पंच वाले डायरेक्शन में आ गया, तो वर्क डन मेरा फोर्स द्वारा नेगेटिव हो गया, समझ में आया। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा इंक्लाइन पे एक बॉक्स है, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आएगा ना सरक के, लेकिन इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा बेटा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स। अब इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बेटा वो किस दिशा में लगेगा? अगर ये इधर मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और इधर ये मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की सरफेस की वजह से लगेगा, इंटरलॉकिंग की वजह से। तो अगर हम बात करें इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और इधर मूव कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन है इधर, मूव कर रहा है इधर, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन है इधर और मूव कर रहा है उस तरफ, मूव कर रहा है इस तरफ, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? इन दोनों के बीच में 180 डिग्री। कितना है बेटा? 180 डिग्री। तो जब भी आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा तो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वर्क डन देखें तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पे cos थीटा देखें बेटा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और cos 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा? cos 180 की वैल्यू तो होती है नेगेटिव, होती है ना नेगेटिव, तो ये हो जाएगा मेरा f इंटू डी माइनस एफ इंटू डी। क्यों? क्योंकि
इसकी वैल्यू होती है -1, इसकी वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे जो बेटा मेरा वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, F इंटू डी नेगेटिव। ठीक है, तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वहां पे हमारा वर्क डन नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा चलो ये वाला भी एग्जांपल अब देख लेते हैं। इस वाले एग्जांपल में अगर हम बात करें बेटा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा। कितने फोर्स से खींच रहा होगा? इसके मास इंटू जी फोर्स से इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा। लेकिन अगर मान लो कि किसी ने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, अगर किसी ने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो उसको इतना ही फोर्स लगाना होगा ताकि बॉल ऊपर जाए। तो बॉल इस तरफ डिस्प्लेस करेगी, किधर करेगी? इस तरफ डिस्प्लेस करेगी, और इस पे ग्रेविटी द्वारा नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ग्रेविटी के द्वारा नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और बॉल मूव कर रही है ऊपर। अच्छा, ये इसको ऊपर किसने फेंका? हमने फेंका। तो याद रखना मेरा वर्क डन नहीं जीरो है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जीरो नेगेटिव होगा, नॉट जीरो। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं बेटा। चलो अब यूनिट ऑफ वर्क पे आ जाते हैं। तो देखो द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, मतलब कि जब भी आपको वर्क डन मेजर करना होगा, वर्क डन जब भी आपको मेजर करना होगा तो आप हमेशा उसको जूल में मेजर करोगे। ठीक है, किसमें मेजर करोगे? जूल में। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब जरा समझो, क्वेश्चन एक आता है डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 जूल। तो 1 जूल इक्वल टू बेटा होता है 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। ठीक है, मतलब कि 1 जूल ऑफ वर्क डन उतने वर्क को कहेंगे जब हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट मेरा 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरा ये बॉक्स है ना, समझो ये मेरा एक बॉक्स है, ये एक मेरा बॉक्स है, इस पे हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं। कितना फोर्स लगाएं बेटा? 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं। अब इस 1 न्यूटन का जैसे ही फोर्स लगा, ये अब जो बॉक्स है वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। कितना? 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। जब ये हो जाएगा तो जिसने ये फोर्स लगाया वो कह सकता है कि मेरे फोर्स लगाने पे इसमें 1 जूल ऑफ वर्क डन हुआ। ठीक है, चलो जूल समझ में आ गया, 1 जूल ऑफ डेफिनेशन समझ में आ गया। अब चलो देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन जूल एंड ईआरजी। जो ईआरजी है वो सीजीएस यूनिट है। क्या है? सीजीएस यूनिट है वर्क डन की। जो जूल है वो एसआई यूनिट है, जूल जो है एसआई यूनिट है। ठीक है, तो अगर हम जूल और सीजीएस के ईआरजी के बीच में डिफरेंस निकाल, देखो ईआरजी जो होता है वो होता है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर मतलब कि अगर आपको 1 ERG डिफाइन करना होगा तो आप ये बोलेंगे कि 1 ERG इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन वी अप्लाइड 1 डाइन ऑफ फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो एक रिलेशन निकाल लेते हैं इसका, और ये रिलेशन आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। चलो अगर हम देखें तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर। अगर हम न्यूटन को कन्वर्ट करें डाइन में तो 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, और 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर देखें तो 10 टू द पावर 7 और डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7। ओके, तो 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 7 ERG। ठीक है, ये एक रिलेशन पूछा जाता है जूल और ERG के बीच में। चलो ठीक है, अच्छा इसकी 2 और यूनिट होती है, एक होता है किलो जूल, हाँ एक होता है किलो जूल जो कि होता है 10 टू द पावर 3 जूल, और एक होता है मेगा जूल, मेगा जूल जो कि होता है 10 टू द पावर 6 जूल, एक होता है गीगा जूल। ये सारी बिग यूनिट्स है बेटा, ये होता है 10 टू द पावर 9 जूल। ठीक है, चलो
अब थोड़ा पावर को समझ लेते हैं और इसके बाद मेरे 2 और टॉपिक्स हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो अब थोड़ा समझ लेते हैं पावर। तो देखो पावर जो होता है बेटा ये होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अब इसका क्या मतलब है, देखो फॉर एग्जांपल इस केस को समझो, यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट ए है और ये मेरा ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। दोनों ने सेम फोर्स लगाया, दोनों ने सेम फोर्स लगाया, ठीक है। दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, बट जो ए वाला पर्सन है और जो बी वाला पर्सन है, ए वाले पर्सन ने काम को कंप्लीट करने में 1 मिनट का समय लिया, बी वाले पर्सन ने काम को कंप्लीट करने में 2 मिनट का समय लिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पावर किसकी ज्यादा होगी। अगर मान लो कोई एक इंसान है जिसने कोई काम करने में उसको 1 मिनट लग रहा है, ठीक है, और दूसरा वाला इंसान उसको 2 मिनट लग रहा है, तो आप सिंपल बोलोगे ना ए के पास ज्यादा पावर है, बोलोगे ना। तो सेम वहां पे भी देखो पावर को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है टाइम, ठीक है। वो क्या है, टाइम। मतलब कि जब आप वर्क कम टाइम में करते हो, जब आप वर्क कम टाइम में करते हो, वर्क कम टाइम में करते हो, तो आपको बोला जाता है कि आपकी पावर ज्यादा है। क्या बोला जाता है, पावर ज्यादा है। और जस्ट इसका उल्टा, जब आप वर्क ज्यादा टाइम में करते हो तो कहा जाता है पावर कम है, ठीक है। तो जो पावर होता है बेसिकली वो क्या होता है बेटा, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें तो पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। अगर इसकी यूनिट देख ले तो ये क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, पावर को हम लोग वॉट में हमेशा मेजर करते हैं और 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें पावर की बिगर यूनिट्स की तो ये होते हैं 1 किलोवाट भी होता है, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 जूल पर सेकेंड, और 1 मेगावाट भी होता है जो कि ट्रांसफॉर्मर्स में आता है 10 टू द पावर 6 जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हो गए। चलो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जो कि है बेटा एनर्जी। देखो एनर्जी क्या होता है, अगर हम समझे एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत से बच्चों को लगता है कि वर्क डन और एनर्जी सेम है, बट ऐसा नहीं है। देखो वर्क डन जो होता है वो फोर्स लगाने पे हम वर्क डन करते हैं। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऐसे समझो कि वर्क डन करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं वो एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी इज बेसिकली द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक कंडीशन मानते हैं जहां पे एक इंसान है जिसको खाना दिया गया, एक इंसान को खाना नहीं दिया गया, ठीक है। तो जिस इंसान को खाना नहीं दिया जाएगा उसके पास एनर्जी कम रहेगी, उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी, तो वो वर्क को कम करेगा ना। अगर हम दूसरे इंसान की बात करें बेटा जिसको खाना दिया गया था तो उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी तो वो वर्क ज्यादा करेगा, ठीक है। तो एक एनर्जी क्या है, बेसिकली एनर्जी हमें वर्क डन करने में हेल्प करती है, ठीक है। अगर हम यूनिट्स की बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी की भी यूनिट होती तो है जूल ही बेटा। क्योंकि ये क्या है, ये बेसिकली एनर्जी आपकी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी पे काम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी उसके अंदर जा रही है, ठीक है, या फिर आप पे कोई काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी आपके अंदर आ रही है। इसीलिए वर्क डन और एनर्जी दोनों की ही यूनिट जूल होती है, ठीक है। दोनों ही एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। चलो अब इसकी भी यूनिट देख लेते हैं। तो एनर्जी की जो यूनिट होती है बेटा, एनर्जी की अगर हम यूनिट की बात करें तो ये जूल होती है, मेगा जूल होती है, सेम एज अ वर्क डन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे आपको दिखाया था किलो जूल, मेगा जूल, गीगा जूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम तीनों यूनिट इसके लिए भी हो जाएगा। जो मेन चीज है वो है वॉट आवर, जो मेन चीज है वो है वॉट आवर, ठीक है। 1 वॉट आवर इक्वल टू 1 जूल पर आवर, 1 जूल पर आवर। इसका क्या मतलब है, मतलब कि 1 जूल ऑफ एनर्जी 1 घंटे के लिए जब हम वर्क डन में लगाएंगे तब हम बोलेंगे कि हमारे पास 1 वॉट आवर एनर्जी है, ठीक है।
जब हम 1 जूल ऑफ एनर्जी को 1 घंटे तक लगा सकेंगे तब हम बोलेंगे कि हमारे पास 1 वॉट आवर एनर्जी है। ठीक है, अगर हम 1 किलो वॉट आवर की बात करें तो मेरे पास अगर मान लो 10⁻³ जूल ऑफ एनर्जी 1 आवर के लिए है, तब मैं बोलूंगा मेरे पास 1 किलोवाट आवर एनर्जी है। ठीक है, ये दो मेजर यूनिट्स हो गए एनर्जी के। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल तो इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लेके आएंगे इस चैप्टर के पूरे कंप्लीट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तब तक के लिए इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कर शेयर कर दें ताकि वो भी पढ़ लें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।